प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपके लिए, आपके परिवार के लिए कि आप हमेशा समृद्ध रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आपका जो लेसन चल रहा है वो फेडरलिज्म चल रहा है। कल हमने आपको मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म एंड ये भी बताया कि भारत का जो संविधान है उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसी है, कहाँ पर भारत के संविधान के अंदर फेडरलिज्म का डिस्क्राइब किया गया है, उसका वर्णन किया गया है, और किस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो संघात्मक होते हुए भी, उसकी प्रकृति संघात्मक होते हुए भी उसकी जो आत्मा है वो एकात्मकता की ओर है। और क्यों हमने सेंटर को मोर पावरफुल बनाया, ये सारे बातें हम आपको कल जो आपको लेसन पढ़ाया था उसमें हम समझा चुके हैं। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बताएंगे कि डिफरेंस क्या है। फेडरलिज्म तो हमने बताया, इंडियन फेडरलिज्म, और आज हम इंडियन फेडरलिज्म और अमेरिकन जो फेडरेशन है, इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन के अंदर क्या डिफरेंट है, दोनों में क्या अंतर है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, पावर का विभाजन, जो वितरण है वो किस तरह से वितरित की गई है पावर इंडिया के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पावर्स को, उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन द इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन। तो फेडरल गवर्नमेंट हैज इट्स ऑर्गन इन द यूएसए। देखो, फेडरल गवर्नमेंट की जो उत्पत्ति है कि एक संघात्मक सरकार, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, किसके संविधान में, वो यूएसए से ली गई। उसकी उत्पत्ति यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हुई है। फेडरल गवर्नमेंट का जो उद्भव है वो यूएसए से हुआ है। इन इंडिया फेडरेशन वाज अडॉप्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन भारत के अंदर जो फेडरेशन है वो कब अपनाया, जब भारत को आजादी मिली, भारत ने अपना संविधान बनाया। तो इन इंडिया फेडरेशन वाज अडॉप्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत ने फेडरेशन को कब अपनाया? आजादी के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद। फॉलोइंग आर द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन। अब हम आपको कुछ ऐसी डिफरेंसेस बता रहे हैं जो कि भारतीय फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन के अंदर डिफरेंस करता है। तो देखिए, सबसे पहले जो डिफरेंट है, इन द यूएसए सेंटर इज क्रिएशन ऑफ स्टेट। यूएसए के अंदर सेंटर की उत्पत्ति कहां से हुई है? स्टेट से हुई है, राज्यों से हुई है। इसमें क्या है, इन यूएसए के अंदर कमिंग टुगेदर, दो तरह के फेडरेशन होते हैं। एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर स्मॉलर यूनिट्स कम टुगेदर एंड फॉर्म ए बिगर यूनिट, दैट इज यूएसए। यूएसए के अंदर जो स्मॉलर यूनिट्स है वो सारी एक साथ मिलकर उसने एक बिगर यूनिट का निर्माण किया। तो क्रिएशन ऑफ स्टेट, यहाँ पर सेंटर इज द क्रिएशन ऑफ स्टेट। यहाँ पर सारे छोटे छोटे स्टेट मिलकर एक बड़ी बिगर यूनिट बनाते हैं। तो सेंटर इज द क्रिएशन ऑफ स्टेट। यहाँ सेंटर की उत्पत्ति कहां से? स्टेट्स, राज्यों से हुई है। वेयरएज इन इंडिया, लेकिन इंडिया के अंदर स्टेट्स आर क्रिएशन ऑफ सेंटर, जबकि यहाँ राज्यों की का जो क्रिएशन है वो सेंटर से हुआ है। इंडिया के अंदर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। और इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इन वास्ट कंट्रीज पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। एक बहुत बड़ा देश होने के कारण भारत ने यहाँ पावर का डिवीजन कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो भारत के अंदर क्या हुआ है, भारत के अंदर सेंटर ने स्टेट्स का क्रिएशन किया है, वेयर एज इन इंडिया स्टेट्स आर क्रिएशन ऑफ सेंटर। सेकंड जो डिफरेंस, तो अमेरिका के अंदर सेंटर इज द क्रिएशन ऑफ स्टेट, बट वेयर एज इन इंडिया स्टेट आर द क्रिएशन ऑफ सेंटर।
पहला डिफरेंट है ये। सेकंड, इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का जो संविधान है, द वर्ड फेडरेशन इज यूज्ड, अमेरिकी संविधान के अंदर किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है? फेडरेशन का हुआ है। वेयर एज इन आर्टिकल 1 इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट। अब देखिए अमेरिकी संविधान के अंदर कौन से शब्द का यूज हुआ है? फेडरेशन का यूज हुआ है, अमेरिकन फेडरेशन। जबकि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां फेडरेशन शब्द का कहीं भी यूज नहीं हुआ है। इंडिया को क्या कहा गया है भारतीय संविधान में? एज यूनियन ऑफ स्टेट, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। जबकि अमेरिका के लिए फेडरेशन का यूज हुआ है, फेडरेशन वर्ड का अमेरिकी संविधान में यूज हुआ है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस फेडरेशन वर्ड का यूज कहीं भी नहीं हुआ है। भारत के लिए किसका यूज हुआ है? फेडरेशन का यूज नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स का प्रयोग किया गया है भारतीय संविधान में इंडिया के लिए। थर्ड जो डिफरेंट है, अंडर अमेरिकन फेडरेशन मोर पावर आर गिवन टू स्टेट, अमेरिकन फेडरेशन के अंदर ज्यादा पावर किसको दी गई है? स्टेट्स को दी गई है। मोर पावर गिवन टू स्टेट, वहां राज्यों को ज्यादा पावर दी गई है। बट इन इंडिया सेंटर इज पावरफुल, लेकिन भारत के अंदर सेंटर ज्यादा पावरफुल है। शक्तिशाली किसको बनाया है? सेंटर को। अमेरिकन फेडरेशन के अंदर ज्यादा पावर राज्यों को दी गई है, वहां स्टेट पावरफुल है, जबकि इंडिया के अंदर सेंटर इज पावरफुल, भारत के अंदर केंद्र शक्तिशाली है। फोर्थ जो डिफरेंट है, इन द यूएसए रेजिडुअरी पावर्स आर गिवन आर विद द स्टेट, यूएसए के अंदर जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट है, जो अवशिष्ट जो शक्ति है वो किसके पास है? स्टेट्स के पास है। अवशिष्ट रेजिडुअरी सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जब संविधान का निर्माण हुआ था तो कुछ सब्जेक्ट छूट गए थे, लेकिन उसके बाद हो सकता है उसके बाद संविधान बनने के बाद भी कुछ और सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट आ गए हों, तो उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? रेजिडुअरी सब्जेक्ट पर। अमेरिका में तो स्टेट्स को दिया गया है। वेयर एज इन इंडिया रेजिडुअरी पावर आर गिवन टू द सेंटर, जबकि भारत के अंदर जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया? सेंटर को दिया गया। आगे हम पढ़ रहे हैं कि इंडियन जो फेडरलिज्म है उसमें पावर का डिवीजन किस तरह से हुआ, शक्ति का विभाजन कैसे हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे पावर इन इंडियन फेडरल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन इंडियन फेडरलिज्म। भारतीय जो संघवाद है उसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेरी क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट्स द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, भारतीय संविधान में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर का विभाजन स्पष्ट तौर से भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का जो विभाजन है वो क्लियरली स्पेसिफाइज किया गया है संविधान। देयर आर 3 लिस्ट ऑफ पावर, भारतीय संविधान में 3 लिस्टों का वर्णन किया गया है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में केंद्र सरकार के पास क्या पावर होगी, राज्य सरकार के पास क्या पावर होगी। इन पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भारत के संविधान में क्लियरली साफ तौर पर लिखा हुआ है। केंद्र और राज्यों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तीनों लिस्टों का वर्णन किस में दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में। 3 लिस्ट कौन सी है? द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट, द कॉन्करेंट। मेन तो ये 3 लिस्ट है। जब हमारा संविधान बना तो 3 लिस्ट थी उस समय, कौन सी? द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो आजादी के बाद संविधान बन चुका था, संविधान बनने के बाद कुछ हमारे विषय आए, उनको हमने रेजिडुअरी सब्जेक्ट कह सकते हैं, रेजिडुअरी पावर उनको कह सकते हैं। इस तरह से सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब हम एक एक करके बताएंगे कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, कौन से सरकार गवर्नमेंट उस पर कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स है और उस पर कौन सरकार कानून बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट है, रेजिडुअरी पावर्स क्या होती है, उसके बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स।
बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, भारत के अंदर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3/4 लिस्ट में किया गया। 3 लिस्ट के अंदर उसका वर्णन किया गया है, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। तो किस किस तरह से सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन किया गया है उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले द यूनियन लिस्ट। तो देर आर 97 सब्जेक्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट है, 97 विषय है इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर टोटल विषय कितने हैं? 97 सब्जेक्ट्स है। ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। ये जो 97 सब्जेक्ट्स है यूनियन लिस्ट के अंदर, उस पर केवल यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। ऑन दीज सब्जेक्ट, जितने ये 97 सब्जेक्ट्स है, इन पर केवल कानून बनाने का अधिकार केवल यूनियन गवर्नमेंट को है इन सब्जेक्ट्स पर। द मेन सब्जेक्ट्स आर, ये मुख्य सब्जेक्ट देखो 97 सब्जेक्ट्स तो हम यहाँ पर बता नहीं सकते, लेकिन जो मुख्य सब्जेक्ट्स है जिस पर पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्म पॉलिसी की जरूरत है, एक समान नीति की जरूरत होती है, पूरे देश के अंदर एक जैसे नियम कानूनों की जरूरत होती है, ऐसे विषय जो नेशनल इंपॉर्टेंस के वो सारे हमने यूनियन लिस्ट में डाल दिए ताकि पूरे देश के अंदर एक जैसी पॉलिसी बन सके। तो उनके अंदर जो मुख्य सब्जेक्ट है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, करेंसी, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। ये जितने भी सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट पर यूनिफॉर्म पॉलिसी की जरूरत होती है, एक समान पॉलिसी की जरूरत होती है थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश के अंदर, चाहे वो रेलवे है, चाहे पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, बैंक है, करेंसी है, डिफेंस है या फॉरेन अफेयर्स है। ये ऐसे सारे सब्जेक्ट जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं वो 97 सब्जेक्ट है जो कि यूनियन लिस्ट में है और उस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बना सकती है। दूसरी जो लिस्ट है द स्टेट लिस्ट। देयर आर 66 सब्जेक्ट। जो हमारी राज्य सूची है, स्टेट सूची है, उसके अंदर 66 सब्जेक्ट है, 66 सब्जेक्ट्स है इन दिस लिस्ट। द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन देम। केवल स्टेट गवर्नमेंट ही इन 66 सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकती है। द मेन सब्जेक्ट्स, आज जिस तरह से हमने यूनियन लिस्ट के अंदर मेन सब्जेक्ट बताए, उसी तरह से स्टेट लिस्ट के अंदर 66 सब्जेक्ट्स है, लेकिन जो मुख्य सब्जेक्ट है वो लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड पब्लिक वर्क, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिस पर केवल स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकते हैं। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे इमरजेंसी लागू हो जाती है देश के अंदर, तो जो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट के अंदर जा सकते हैं। अब तीसरी जो लिस्ट है द कॉन्करेंट लिस्ट, को समवर्ती सूची बोलते हैं। द कॉन्करेंट लिस्ट, देयर आर 47 सब्जेक्ट्स। इसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ऑन दिस सब्जेक्ट बोथ द सेंटर एंड द स्टेट कैन मेक लॉ। अब देखिए जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसके अंदर 47 सब्जेक्ट्स है, इस पर दोनों ही सरकारें, चाहे यूनियन गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने कानून बना सकती है। बट इफ टू लॉज आर कॉन्ट्रडिक्टरी, यदि दोनों के कानूनों में किसी तरह का कोई मतभेद है, उलझन पैदा हो जाती है, एक ही सब्जेक्ट है, जैसे इसमें हमने आपको बताया, जैसे मान लीजिए मैरिज है, अडॉप्शन है या फिर डाइवोर्स है, इनके ऊपर यदि राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कानून बना दिया, तो और दोनों के बीच में विवाद पैदा हो जाता है, तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है वो लागू होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 47 सब्जेक्ट्स हैं। ऑन दिस सब्जेक्ट बोथ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। दोनों ही सरकारें जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट है उस पर कानून बना सकती है। बट इफ टू लॉज आर कॉन्ट्रडिक्टरी, यदि दोनों के बनाए हुए कानूनों में किसी तरह के कोई मतभेद है तो द लॉ ऑफ द सेंटर विल प्रिवेल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नियम बनाया है वो लागू होगा। नंबर 4, रेजिडरी पावर्स के बारे में हमने आपको बताया, जब अमेरिकन और इंडियन फेडरेशन के बारे में बताया था, तो रेजिडरी पावर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दिया? स्टेट्स को। लेकिन इंडिया ने जो रेजिडरी पावर है वो सेंटर को दी है। तो रेजिडरी पावर्स है गिवन टू सेंटर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के द्वारा जो रेजिडरी पावर है, अपशिष्ट जो शक्तियां है, वो सेंटर को दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो संविधान बनने से के बाद आए या कुछ जो सब्जेक्ट छूट गए थे, उनको हमने रेजिडरी
सब्जेक्ट्स के अंदर डाल दिया और उस पर केवल हमारे केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आपको बताया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के बारे में हमने आपको इसमें बताया, और इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन में क्या डिफरेंट है। इन क्वेश्चंस को वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझें, अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करें। थैंक यू।